अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आज की हमारी इस वीडियो का एजेंडा जो है वो क्वेश्चन नंबर 34 है। मेरी जो स्टडी टेक्स्ट है MFA की, उसका सीक्वेंस में ये क्वेश्चन 34 बनता है। एंड इट इज़ अ पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ ऑटम 2014। ये मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का एजेंडा है कि हमने इसको जैसे हमारा एक अंदाज होता है कि हम सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज से कि यू मस्ट इन्वेस्ट द handsome time in first of all reading the question and you must relate the same with the requirement of a question। तो सबसे पहले सर हस्बे मामूल मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूँ कि पहले इसको खुद पढ़ लें, फिर मैं इसके पूरे सिनेरियो को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको हल्का सा अंडरस्टैंड डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि देखें ये ट्रीटमेंट ऐसी है जो कि सवाल में नई है और हम इसको कैसे लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। तो प्लीज़ टेक योर टाइम। आप यूं कर सकते हैं कि चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं ताकि आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। तो लेट मी स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे हम आमतौर पर करते हैं, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि हमें पहुंचना कहाँ है और एग्जामिनर ने इस सवाल में रिक्वायर क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एज्यूमिंग कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल द कैश फ्लोज वुड अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। और हम जानते हैं कि ये एक ऐसी बात है जो वो ना भी करे तो हमें मालूम होता है कि कैश फ्लोज बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द ईयर से रिलेट कर रहे होते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज सवाल में ये है कि सवाल तो 15 नंबर का है लेकिन टैक्सेशन के मामला सवाल में नहीं है। सो एक वर्किंग जो कि हमें आमतौर पे करने को नजर आ रही होती है वो टैक्स की होती है, तो वो सवाल में इसकी इम्प्लीकेशन नहीं है। बहरहाल लेट्स नाउ स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन ताकि हमें फैक्ट्स के बारे में अंदाजा हो जाए। तो सर फरमाता ये है कि जो ये कंपनी है ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ द गुड्स जो कि प्रोड्यूस जिनको कर रही है एबीसी लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग ब्रांड है इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो करंटली ये जो सवाल बना हुआ है ये ओएल के परस्पेक्टिव से सवाल बना हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है। इन अदर वर्ड्स इट्स अ ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी है। लेकिन किसकी गुड्स की ट्रेडिंग करती है? जो कि करंटली एबीसी बना रहा है। अब ओएल जो है वो अब प्लान कर रहा है कि वो अपनी एक फैक्ट्री लॉन्च करे इन कोलैबोरेशन विद एबीसी लिमिटेड, यानी कि एबीसी लिमिटेड जो कि गुड्स बना रहा था और उसके उससे ये ओएल परचेज करके आगे बेचता था। अब ये एक ऐसी फिजिबिलिटी को देखने जा रहा है कि यार वो खुद ही क्यों ना एक फैक्ट्री बना ले जिससे वो एक प्रोडक्शन कर सके। और वो इन कोलैबोरेशन विद एबीसी इसको एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। कहता है कि फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी ऑन अ लैंड विच वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 million 2005। The existing market value of the land is ₹40 million. The cost of factory building and plant is estimated at ₹30 million and ₹100 million respectively। तो सर यहाँ से पता चल रहा है, हम अमूमन डिस्कस करते रहते हैं, क्लास में भी काफ़ी सवाल आए हैं जिसमें ये बात हुई कि सर मेरे पास अगर कोई पहले से एग्जिस्टिंग लैंड मौजूद है और मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो व्हाट इज़ द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दैट लैंड। भाई इसकी मद में मैं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करूंगा और वो क्या होगी? मार्केट वैल्यू फोरगो करूंगा। तो मार्केट वैल्यू फोरगॉन विल बी ट्रीटेड एज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और डेफिनेटली शुरू में ही इसको ट्रीट कर लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि जैसे ही मैं इसको इस प्रोजेक्ट के मामला को शुरू करूंगा तो मुझे लैंड को एंगेज करना पड़ेगा। भले वो कंस्ट्रक्शन हो उसके ऊपर मैंने करनी है, कोई अभी आगे चल के पढ़ते हैं ना, हमें और फैक्ट रिवील हो जाएंगे। फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन करनी हो उसके ऊपर या प्लांट इंस्टॉल वट एवर जो भी करना है, लैंड को शुरू डेट से ही एंगेज करना पड़ेगा। तो सर मार्केट वैल्यू फोरगॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मार्केट वैल्यू रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट विल बी रेलेवेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसके अलावा उसने बिल्डिंग जो मैंने मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्ट करनी होगी शायद, और प्लांट ये शायद इंस्टॉल करना होगा, तो इस दोनों के खर्चे कैपिटल कॉस्ट उसने बता दी है। मजीद फैक्ट्स आ गए हैं। क्या कहता है? कहता है फैक्ट्री विल प्रोड्यूस गुड्स विच आर प्रेजेंटली सप्लाइड बाय एबीसी लिमिटेड। यानी वही बात जो हमने ऊपर की कि अब ये वाली जो फैक्ट्री है ये वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी जो कि अभी किससे खरीदे जा रहे थे? एबीसी से। सेल फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट ₹300 million। ठीक हो गया, पहले साल की सेल बता देता है। फिर कहते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि अभी जब एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस करता है, अभी तो आपका एबीसी लिमिटेड सप्लायर है ना, तो सप्लायर यूं समझ लो कि सप्लायर को जो अभी करंट सिचुएशन में एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन बनता है बचता है इसके ऊपर वो 20% ऑफ द सेल्स है।
और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो उसने वर्ड यूज किया है वो प्रॉफिट मार्जिन का यूज किया है, प्रॉफिट का वर्ड यूज हुआ है ना इस यहाँ पे इस जगह पे। तो इसलिए जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो हम इजीली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कह सकते हैं, या प्रोडक्शन कॉस्ट कहना है प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें। एक और बात भी है यहाँ पे, अगर वो फॉर एग्जांपल वो कहता कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 20% ऑन सेल्स है, इसका मतलब है जो कॉस्ट निकलनी थी बैलेंसिंग दैट वुड हैव बीन वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कह रहा है तो इसका मतलब है कि जो बैलेंसिंग कॉस्ट निकलनी है वो भी क्या होगी, उसमें वेरिएबल फिक्स दोनों शामिल होंगे। और हमारी ये नॉर्मल स्टडीज होती हैं कि प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि बैलेंसिंग में जो कॉस्ट निकलेगी वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों हिस्से होते हैं। बहरहाल इन अदर वर्ड्स पहले साल में सेल्स दे रहता है और कह रहा है कि अभी तो मामला ये है, यानी कि इस काम को शुरू करने से पहले एबीसी लिमिटेड जब मैन्युफैक्चर करता है तो उसको प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स मिल रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ओन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट वुड डिक्रीज बाय 10%। तो पहली बात तो यह है, उसने ये कहा है कि भाई जब मैं इसकी खुद प्रोडक्शन करना शुरू करूंगा तो मुझे सबसे पहला तो इसमें फायदा ये होगा कि मुझे कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ेगी, इसको प्रोड्यूस करना 10% से मुझे इसमें रिडक्शन मिलेगी। तो इन अदर वर्ड्स फर्स्ट ईयर के लिए उसने मुझे ये डाटा प्रोवाइड कर दिया, जैसे पहले साल की सेल्स आ गई और पहले साल के लिए मुझे उसने कॉस्ट पर यूनिट की रिडक्शन प्रोवाइड कर दी है कि भाई मैं जब इसको प्रोड्यूस करना शुरू करूंगा तो मुझे कॉस्ट जो है वो इसकी कम पड़नी है इसको प्रोड्यूस करना। सो फर्स्ट ईयर की इसके मुझे डाटा प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद से उसने इंफॉर्मेशन देखो कैसे शेयर की है, कहता है सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% एंड 8% रिस्पेक्टिवली ईच ईयर। सो इन अदर वर्ड्स, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को आमतौर पर इस चीज से कंफ्यूजन होती है कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में सेल रेवेन्यू उसने दे दिया और पहले साल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में निकालने के लिए उसने क्या बेस दी है कि भाई अभी करंटली यानी कि जो ईयर क्लोज हुआ है उसमें एबीसी लिमिटेड का प्रॉफिट मार्जिन देता है ताकि मैं प्रोडक्शन कॉस्ट इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले निकाल लूं जो कि एबीसी लिमिटेड को मिल रही है। लेकिन मेरे केस में जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट ईयर में क्या मुझे मिलेगा, मुझे सर इसमें रिडक्शन मिलेगी 10% की। तो इसका इम्पैक्ट लेना है आपने फर्स्ट ईयर में। उसके बाद से इस कॉस्ट में कितने का इंक्रीज आता चला जाएगा, 8% का। और देखें किस चीज में इंक्रीज है, सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। इन अदर वर्ड्स ये इन्फ्लेशनरी इंक्रीज है, इट्स नॉट वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज। तो चीजें बड़ी ध्यान से आपने देखनी है। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके अंदर सर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, तो डेप्रिसिएशन अगर है तो उसको सर निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। तो हम लोग क्लास में भी वैसे एक सवाल कर रहे होते हैं, मैं आमतौर पर करवाता हूँ लोटस एंटरप्राइजेज वाला उसमें भी यही पॉइंट है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम ले रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन होती है। तो सर यहाँ भी जो हम निकालेंगे ना पहले साल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके अंदर ही फिक्स कॉस्ट का पार्ट होगी डेप्रिसिएशन, तो मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो आई विल हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर मुझे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। बहरहाल ये मैंने पहला ईयर ऑफ ऑपरेशन जो है उसके लिए सेल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिस्कशन आपके साथ की है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद कहता है कि जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कहता है एबीसी लिमिटेड वुड असिस्ट इन सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्री फॉर विच इट वुड बी पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10 million एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। In addition, ABC Limited would be paid a royalty equal to 3% of sales। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये एक ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चले मैं पहले दूसरा पॉइंट भी पढ़ लूँ फिर इकट्ठा इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये जरा थोड़ा सा रिलेटेड है। फिर आगे उसने ये बात तो की कि जी फैक्ट्री को जो सेटअप करेंगे ना उसके हवाले से आपने कुछ अमाउंट पे करनी है एबीसी लिमिटेड को शुरू में एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट तो अभी साइन होना है ना। तो 10 मिलियन आपने अभी पे कर देना, किस मकसद के लिए, ताकि फैक्ट्री को सेटअप कर लिया जाए। और आपने एबीसी लिमिटेड को इसके अलावा रॉयल्टी पे करनी है इक्वल टू 3% ऑफ सेल्स। इसका भी मैं रेफरेंस पुराने सवालों को दे दूं, लोटस एंटरप्राइजेस वाले सवाल में भी ये रॉयल्टी पेमेंट आती है क्योंकि वो भी आप किसी कंपनी के साथ इन कोलैबोरेशन ये काम कर रहे थे। इसी तरह से एक सवाल आता है सोना लिमिटेड के नाम से, ये भी हमने गालिबन क्लास में किया हुआ है या डिस्कस किया हुआ है, उसमें भी इस तरह से कोई टेक्निकल फी या रॉयल्टी पेमेंट थी। तो यहाँ भी यही मामला है। अच्छा आगे वो फैक्ट्री बिल्डिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, कहता है कि फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वुड बी कंप्लीटेड एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वुड स्टार्ट 1 year आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट अभी साइन हो रहा है लेकिन जो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसका बनना और प्लांट की इंस्टॉलेशन वो पूरा 1 साल लेगी, उसके बाद इसकी कंप्लीशन होनी है। यानी कि कैपिटल कॉस्ट आमतौर पे हमें सवालों में कहाँ नजर आ रही होती है, टाइमलाइन में जीरो पे ही सारा आउटफ्लो हो जाता है। और
जो ईयर वन होता है दैट इज बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन ये एक वाहिद सवाल हमारे पूरे पास पेपर्स के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से ऐसा है जिसमें से पहले पूरा साल आपकी कैपिटल कॉस्ट ही लगती रहनी है। आपका जो फैक्ट्री की बिल्डिंग का बनना, उसका कंस्ट्रक्ट होना और उसके अंदर प्लांट को इंस्टॉल होना, ये कब खत्म होगा? 1 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1 ईयर आफ्टर द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, जो इंस्टॉलेशन और कैपिटल कॉस्ट का इंकर होना, इट विल बी कैरिड आउट अप टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और ये एक पहला वाहिद सवाल है जिसमें ईयर टू विल बी द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो जाहिर है जब तक आपका कैपिटल कॉस्ट नहीं लगेगी, बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी, प्लांट इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक आप उसको इस्तेमाल करके सेल्स और ऑपरेशनल कॉस्ट बियर नहीं करोगे, तब तक ऑपरेशन हो ही नहीं सकती। तो सर पहला ईयर कंक्लूड होगा, कैपिटल कॉस्ट सारी लग जाएंगी, तो ईयर टू विल बी कॉल्ड एज योर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। तो वैसे हम जानते हैं कि जितने भी सवाल किए जाते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट अजम्पशन क्या होती है? ईयर वन इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे डिस्कस करनी है। यहाँ पे देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने कहा है कि पॉइंट नंबर वन में कि जी एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, शुरू में ही मुझे एबीसी लिमिटेड को एक पेमेंट करनी है, वो है 10 मिलियन की। ये थोड़ा सा उसने एक प्रैक्टिकल पॉइंट बच्चों के साथ जो है ना वो बच्चों से टेस्ट किया है इस सवाल के अंदर। उमूमन ये एक चीज होती है कि जब आप किसी को ऑन बोर्ड करते हैं कोई चीज कंस्ट्रक्ट वगैरह करने के लिए, और उसको इस मकसद के लिए ऑन बोर्ड किया जाता है कि वो आपको कोई टेक्निकल इनपुट दे, तो उमूमन उस बंदे को आपने उस मद में जो पेमेंट करनी होती है वो पूरे कैपिटल कॉस्ट का पार्ट होती है। जैसे आप अगर ऊपर देखो तो सेकंड पैराग्राफ में, आई थिंक सो नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आखिरी लाइन में नजर आएगा, ये देखिए। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 30 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग की बेटा कॉस्ट है वो है रुपीज 30 मिलियन। अब आप नीचे आके इस पॉइंट को पढ़ें कि जी एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एबीसी लिमिटेड को 10 मिलियन पे किया जाएगा। ये है एडवांस में पेमेंट। यानी कि अगर मैं 30 मिलियन का ब्रेकअप बनाऊं तो 20 मिलियन की शायद कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, और 10 मिलियन आपने पे करना है किसको? एबीसी लिमिटेड को। वो आपने प्लान किया कि मैं इसको एडवांस में ही पे कर दूं, शुरू में ही पे कर दूं एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। लेकिन जो बाकी का जो मामला है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होना और उस पर कैपिटल कॉस्ट लगना, यानी रिमेनिंग 20 मिलियन, ये फिर हम ईयर वन के एंड पे इसका आउटफ्लो दिखा सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक डिसएग्रीमेंट ये है कि बच्चे को अमूमन नहीं पता होता। मेरा ये मानना ये है कि इस लेवल पे उसको ये मेंशन करना चाहिए था कि ये जो 10 मिलियन है दैट इज पार्ट ऑफ दिस 30 मिलियन। तो ताकि बच्चा यूं करे कि 10 मिलियन का आउटफ्लो फैक्ट्री बिल्डिंग की मद में टाइमलाइन में जीरो पे ले ले, और जो 20 मिलियन का आउटफ्लो है वो ईयर वन के एंड पे दिखा दे, तो बिल्डिंग का टोटल कैपिटल आउटफ्लो इस तरह से पूरा हो जाए। क्योंकि मुश्किल है कि बच्चा इस पॉइंट को ग्रास्प कर पाए कि जो टोटल अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग है, टोटल कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग है रुपीज 30 मिलियन, इसके अंदर ही वो 10 मिलियन शामिल है। तो बहरहाल मैंने आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट बता दिया इसकी मद में कि दिस इज हाउ इट मस्ट बी ट्रीटेड, कि ये जो 30 मिलियन है इसके अंदर जो आपने एबीसी लिमिटेड को टेक्निकल इनपुट की मद में पेमेंट करनी है 10 मिलियन, वो आपने अभी पे कर देनी है टाइमलाइन में जीरो पे। और बाकी कितनी कॉस्ट बच के 20 मिलियन, वो फैक्ट्री की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। तो वो डेफिनेटली उसने बताया हुआ है कि ये वाली जो इंस्टॉलेशन का अमल है ये कब जाके खत्म होगा? 1 ईयर आफ्टर द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो मैंने जो रिमेनिंग फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट है 20 मिलियन, वो और उसके अलावा जो प्लांट की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है 100 मिलियन, ये मैं ईयर वन के एंड पे जाके आउटफ्लो ले लूंगा। मैं इसको शुरू में नहीं कहूंगा। क्यों? किस बेस पे? इस बेस पे जो कि मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो प्लांट की इंस्टॉलेशन और फैक्ट्री की बिल्डिंग है और कमर्शियल प्रोडक्शन है, कब स्टार्ट होगी? 1 ईयर आफ्टर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द कैपिटल कॉस्ट, जो कि इस सवाल में नए थे, इससे पिछले सवालों में इस तरह से मामला नहीं थे। चले बहरहाल आगे चलते हैं। फिर कहता है 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट वुड बी फाइनेंस्ड थ्रू अ 5 ईयर लोन विद इंटरेस्ट पेएबल annually at 10% per annum. Principal would be repaid at the end of fifth year. सर टोटली irrelevant, हमारी इस पे बात हो चुकी हुई है क्लास में कि जब मैं एक कोई भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल कर रहा हूँ उसके लिए कोई डेट फाइनेंस या लोन लिया जाए तो उसका प्रिंसिपल और जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं, प्रिंसिपल पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट और फाइनेंशियल चार्जेस हैं, उसको इग्नोर किया जाता है। डिस्कशन हम क्लास में कर चुके हैं विद रीजन विद लॉजिक। बहरहाल जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जो पढ़ रहे होते हैं वो जानते हैं इस ट्रीटमेंट को, तो वी विल टोटली इग्नोर
द सेम इन आवर क्वेश्चन एज वेल। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल इंजेक्शन ऑफ ₹15 million वुड बी रिक्वायर्ड एट कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं कह रहा, कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं हमारी कमर्शियल प्रोडक्शन कब से शुरू होनी है, यानी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन क्या होना है, ईयर 2। तो ईयर 2 का स्टार्ट क्या होगा, ईयर 1 का एंड। इन अदर वर्ड्स, आमतौर पे हम एट द कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो कब लेते हैं, टाइमलाइन में 0 के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ही कौन सा होता है, 1। अब फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ईयर 2 है, तो हम जो वर्किंग कैपिटल का कैश आउटफ्लो है वो कहाँ लेंगे, ईयर 2 के स्टार्ट में, यानी ईयर 1 के एंड पे। ठीक है जी। इसके अलावा क्या कहता है, ओएल चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जो ये कर रहा है ओएल, वो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये जो हमने पहले साल में ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, ये देखें एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो इसके नतीजे में ईयर 1 में जो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगी उसके अंदर फिक्स्ड वेरिएबल दोनों हैं और फिक्स्ड के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल है। तो मैंने जब डेप्रिसिएशन निकालनी है तो जाहिर है मैं वो वाली डेप्रिसिएशन उसमें से निकालूंगा जो एंटिटी ने बुक करके इसका पार्ट बनाई होगी। और वो किसकी बेस पे पार्ट बनाया होगा उसने डेप्रिसिएशन को, सर स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे, क्योंकि एंटिटी की क्या पॉलिसी है कि सर हम डेप्रिसिएशन किस बेस पे चार्ज करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। इस पे हमारी अगेन बात क्लास में हो चुकी हुई है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या कह रहा है, ओएल यूजेस 5 ईयर प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड। 5 ईयर प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट आफ्टर 5 ईयर्स इज 50%, 10% हो गया, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड आफ्टर 5 ईयर्स इज एस्टिमेटेड एट 70 मिलियन। ओएल्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। अच्छा, ये जो 5 ईयर का प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड है ना, इसके बारे में भी सुन लें अगेन, इससे पहले इस तरह से कभी नहीं आया, क्योंकि अब ये सवाल पहला है जिसमें फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ईयर 1 नहीं है, ईयर 2 है। तो सुन लें सर, ये जो हम प्रोजेक्ट का अप्रेजल पीरियड लेते हैं, जिसको हम उमूमन इन्वेस्टमेंट होराइजन भी बोलते हैं, टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, या प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड बोलते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पीरियड होता है ना, ये ऑपरेशनल ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। क्या होता है, operational years of the project, यानी कि what are the operational years of the given project in which we are trying to appraise our investment। तो सर इससे पहले हमारे ऑपरेशनल ईयर कब से शुरू होता था, ईयर 1 से। जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ है वो फिर उसके बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा मामला नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये जो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है दैट इज ईयर नंबर 2। तो ईयर नंबर 2 से आगे 5 तक अगर मजीद ईयर्स देखेंगे तो ये टोटल 6 ईयर्स बन जाएंगे, जिसमें से पहले साल में कैपिटल कॉस्ट लगेगी और आपका दूसरा ईयर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन होगा, तो दूसरा साल ईयर 2 विल बी द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो ये देखें, ईयर 2 इज द फर्स्ट ईयर, ईयर 3 इज द सेकेंड ईयर, ईयर 4 इज द थर्ड ईयर, ईयर 5 इज द फोर्थ ईयर एंड ईयर 6 इज द फिफ्थ ईयर। तो ये इस तरह से 5 ईयर्स आपके पूरे होंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होराइजन आपकी बनेगी वो 6 ईयर्स की बनेगी। ठीक है, तो फिर रिपीट करता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट का अप्रेजल पीरियड होता है, ये दैट इज बेसिकली द पीरियड ऑफ ऑपरेशनल ईयर, जबकि हमारा इसमें पीरियड ऑफ ऑपरेशनल ईयर्स 5 ईयर्स कब से शुरू हो रहे हैं, ईयर 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन 1 ईयर मुझे अलहदा से लेना पड़ेगा शुरू में, और वो है जिसके अंदर कैपिटल कॉस्ट का आउटफ्लो सिर्फ आ रहा होगा। तो इन अदर वर्ड्स, मैंने जो कॉलम्स बनाने हैं 0 से लेके 6 तक बनाने हैं। 0 और 1 में कैपिटल कॉस्ट आ रही होगी, सेकंड से लेके 6 तक 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड होगा। बाकी डिस्पोजल वैल्यूज हैं और मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड है, तो इसको हम ट्रीट करते हैं इन तमाम की तमाम डाटा सेट को थ्रू अ प्रॉपर फुल फ्लैज क्वेश्चन। मैं आपके सामने एक दफ़ा, अब मैंने पूरा इसका स्ट्रक्चर पहले से बना के रख लिया है, ताकि अगेन ज़रा एफिशिएंट मामला रहता है और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है वाइल वी आर कीपिंग ourselves focused on solving each and every लाइन आइटम ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये एक दफा इसको रिव्यू कर लें, जो जो लाइन आइटम्स बनती हैं वो मैंने पहले से ही बना के यहाँ पे प्लेस कर रखी हैं। ये देखें, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि 6 ईयर्स हमारे बनेंगे, तो ईयर 2 से हमारे ऑपरेशनल कैश फ्लो शुरू हो जाएंगे और ईयर 6 तक जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट विल बी आवर प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है जी। और ये इसकी लाइन आइटम्स को एक दफ़ा देख लीजिए, और ये एक छोटी सी वर्किंग मैंने साथ रखी है। अभी मैंने डाटा शाटा कोई फिल नहीं किया, सिर्फ मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया है, गिवन द फैक्ट कि ये मेरे सवाल में फिगर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से एक शक्ल बन सकती है जिसको हम इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट का एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो जस्ट गो थ्रू द स्ट्रक्चर जस्ट फॉर अराउंड 15 to 30 seconds, फिर मैं सवाल को हल करना शुरू करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जी, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जायजा लूं, तो चूंकि हमारा ये स्टाइल होता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल के अंदर सबसे पहले जो ऊपर वाला सेक्शन है उस पर ऑपरेशनल आइटम्स लेते हैं, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट रेलेवेंट आइटम्स होती हैं उसको हम ले रहे होते हैं। तो सर अगर हम ऑपरेशनल आइटम्स की बात करें तो इस सवाल में सेल्स हमें एक वैल्यू नजर आती है, एक लाइन आइटम नजर आता है। इसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट नजर आती है, और अगेन कॉस्ट में कोई बाइफरकेशन उसने नहीं दी हुई। कोई हमें इसमें परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, हम भी बस प्रोडक्शन कॉस्ट ही ले लेंगे। और ज़हन में रखें उसने जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो मुझे दिया है वो इन्फ्लेशन दी हुई है। मुझे कोई इस सवाल में वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज नजर नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप अगर ये समझ बैठे कि 10% और 8% बस ये ग्रोथ है, इसमें सब कुछ शामिल है, नहीं। उसने देखे स्टेटमेंट दी हुई है, बड़ा क्लियर है। ये देखे सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, इसमें इंक्रीज आएगा कितना, 10%, 8% का, यानी कि ये इन्फ्लेशन है। तो ठीक है, हम सेल्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हर किस्म की कॉस्ट शामिल है, वेरिएबल फिक्स, हम उसमें इन्फ्लेशन बिल्ट इन कर लेंगे। तो दो आइटम्स ऑपरेशनल हो गई, सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, और आगे चले तो रॉयल्टी। तो यही तीन आइटम्स हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे उन्हीं तीन आइटम्स को लिया है, सेल रेवेन्यू लेस प्रोडक्शन कॉस्ट लेस रॉयल्टी, और इसके बाद क्या आ जाएगा सर, नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज। उमूमन हम इसको बिफोर टैक्स लेते हैं, फिर टैक्स का इम्पैक्ट ले रहे होते हैं, और फिर हम आफ्टर टैक्स करते हैं। क्योंकि सवाल में टैक्स के मामला है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे उन लाइन आइटम्स को मैंने लिखना मुनासिब नहीं समझा, जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद सर आपकी जो इन्वेस्टमेंट रेलेवेंट आइटम्स है वो कौन कौन सी हैं। एक वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो सवाल में मौजूद, उसके बाद लैंड और कैपिटल कॉस्ट एंड डिस्पोजल वैल्यू फॉर बिल्डिंग, कैपिटल कॉस्ट एंड डिस्पोजल वैल्यू फॉर प्लांट। उसके बाद नेट कैश फ्लोज हो जाएंगे, फिर हम डिस्काउंटिंग करेंगे यूजिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 12%। और अगेन चूंकि खामोशी है डिस्काउंट रेट के बारे में, नहीं बताया हुआ उसने नॉमिनल है या रियल है, तो हम एज्यूम करेंगे ये पहले से ही कि क्या है, नॉमिनल है, 12%। और हम प्रेजेंट वैल्यूएशन कर लेंगे। तो सर लेट्स स्टार्ट अवर वर्किंग विद सेल रेवेन्यू। बड़ा सिंपल, यहाँ पे डाटा अगर मैं देखूं तो हमारे पास किस तरह का डाटा अवेलेबल है सेल्स के लिए। उसने बता रखा है कि सर हमारे पहले साल की सेल्स कितनी है, सेल्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ₹300 मिलियन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैच ये है कि हम आदी होते हैं अपनी सेल्स को पहले साल में स्ट्रेट अवे जाके प्लेस करने के, लेकिन यहाँ पे ये गलती नहीं करनी। हमारा पहला ईयर ऑफ ऑपरेशन ईयर नंबर 2 है, तो मैं सेल्स रेवेन्यू को भी अब ईयर 2 में प्लेस करने लगा हूँ। और उसके बाद से क्या होगा जी, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की इन्फ्लेशन लग रही होगी, ठीक है जी। तो मैं आगे 10% की इन्फ्लेशन बिल्डअप करूंगा, कैसे, बड़ा सिंपल है, क्लास में बेशुमार सवाल करते हैं। 300 इंटू 1.1, तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली, चूंकि एक्सेल है तो मैं इसका थोड़ा सा फायदा यहाँ पे उठाऊंगा। कुछ नहीं किया, 300 की वैल्यू को पकड़ा है, और फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैंने इसको 10% से इन्फ्लेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने वैसे ड्यूरिंग डिस्कशन भी इस चीज को जो है आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि जो ईयर वन नहीं कहना चाहिए, ईयर 2 कह लें इसको। तो ईयर 2 की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी जबान में, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकल रही है। सेल हमारे पास कितनी है, 300। तो ये देखें प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम। उसने कहा है कि प्रॉफिट मार्जिन, अभी जो पिछला साल गुजरा है, यूं कह लो कि जब एबीसी लिमिटेड जिससे मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा था, उसको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल रहा था, या प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल रहा था, 20%। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी उसकी, उसको मिल रही थी 80%, ऐसा ही है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ 300 का 80%। लेकिन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग शुरू करूंगा तो मुझे इसमें रिडक्शन मिलेगी कितने की, 10% की। तो मैं कह सकता हूं उसका 0.9, दैट विल बी द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। क्योंकि जाहिर है रिलेट भी किसके साथ कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की सेल्स के साथ। तो मुझे जो प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगी उसी बेस पे जो कि एबीसी लिमिटेड का डाटा था, लेकिन विद द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट। तो मुझे सर ये क्या वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 300 इंटू 0.8 इंटू 0.9, सो दैट इज 216। सो ये प्रोडक्शन कॉस्ट होगी फॉर द फर्स्ट ईयर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सर प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल फिक्स दोनों है, इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल होगी। तो सर डेप्रिसिएशन तो साइड पे करें, हम तो डेप्रिसिएशन वैसे भी फिक्स कॉस्ट में कभी नहीं लेते, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में कभी भी नहीं लेते, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं जो एंटिटी ने बुक की होती है। क्यों, क्योंकि हमें इसके ऊपर बस टैक्स सेविंग लेनी होती है, वो हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस सवाल में टैक्स के मामला वैसे ही नहीं है, तो सर बस डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दें। तो हम सर डेप्रिसिएशन को कैसे एक्सक्लूड करेंगे, सर हम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि एंटिटी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन लेती है। तो अब देखते हैं कि जी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी। सर 30 मिलियन है, जिसमें से 10 मिलियन जीरो पे आउटफ्लो हो जाना है, और 20 मिलियन फर्स्ट ईयर के एंड पे आउटफ्लो होना है। तो सर
सीधी सी बात है, एक एसेट डेप्रिशिएट तब होना शुरू होता है जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो, ये एक बेसिक सा उसूल है, तब से डेप्रिशिएट होना है। तो अवेलेबल फॉर यूज कब होगा? ईयर वन के एंड पे। तो ईयर वन के एंड पे जो सारी कॉस्ट है वो इकट्ठी की जाएगी और डेप्रिसिएशन करनी हम शुरू कर देंगे। सो इन अदर वर्ड्स, ईयर नंबर 2 विल बी द फर्स्ट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि यूं कह सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ईयर 2 है, दैट विल आल्सो बी द फर्स्ट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। और ईयर 6 तक चलेगी, यानी 5 ईयर इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है। सो 30 माइनस, देख लेते हैं बिल्डिंग की डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी है, स्ट्रेट लाइन बेसिस है ना जी। ये देखें 50%। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है 30 का 50% बना 15 ओवर लाइफ 5 ईयर्स है। इसी तरह से अगर हम प्लांट पे चलें, इसकी वर्किंग देखें, उसकी कितनी कॉस्ट है जी प्लांट की? 1 लाख, मेरा ख्याल है 100, नहीं सॉरी, 100 मिलियन है। ठीक है, हाँ जी 100 मिलियन, ये देखो रुपीज 100 मिलियन। और ये तो सारा मामला हो गई कब? 1 ईयर आफ्टर द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, यानी ईयर वन के एंड पे। तो ठीक है जी, 100 मिलियन हो गया। और इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी है? 10% ऑफ द कॉस्ट। तो इन अदर वर्ड्स 100 है, इसका 10% बनेगा 10 डिवाइड बाय 5। आए सर, इसकी जब डेप्रिसिएशन माइनस करें पहले साल की, तो क्या मामला बनेगा? लेट मी, फॉर्मूला है। तो सर ₹3 मिलियन जो है वो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की है। इसी तरह से अगर हम आए और बात करें इसकी, आप बस छोड़ दें वो जो मैं एक्सेल पे वर्किंग कर रहा हूँ, आप बस साइड पे वर्किंग्स देखें। मैंने इसको बिल्कुल वैसे बनाया है जैसे आप भी अपनी आंसर शीट पे बना रहे होगे, आपने ऐसे ही बनाना है सारा, इसी तरह से हमने वर्किंग करनी होती है। तो आपको इसमें छोड़ दें, मैं एक्सेल भी यूज़ कर रहा हूँ तो इसी तरह से यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे आपने अपने रजिस्टर पे नोट करना होता है। तो देखें, 7 वर्किंग्स आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से। ठीक है, तो सर आए जी, पहले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करें एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वो कितनी आ गई? 195। तो पहले साल की सेल्स थी, उसी के साथ लिंक करके जो प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन निकली, वो भी क्या है? फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन कॉस्ट। और फर्स्ट ईयर से मुराद हमारे यहाँ पे क्या है? हमारी टाइमलाइन के मुताबिक ईयर नंबर 2। चलें, तो 300 सेल्स और 195 हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। ये देखो यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ कि जो सर ईयर 2 की वैल्यू है वो कहाँ से आई जी? वर्किंग नंबर 1 से। और नीचे लिख लेते हैं कि जो ईयर नंबर 3 है वो कैसे कैलकुलेट होगा? ईयर नंबर 3 कैसे कैलकुलेट होगा? लास्ट ईयर की वैल्यू इंटू 1.08, क्योंकि जो कॉस्ट है उसकी इन्फ्लेशन कितनी दी हुई है, ये देखें 8% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो एबीसी लिमिटेड को कॉस्ट पड़ रही थी, हमें उससे 10% कम पड़ी, और फिर उसी चीज को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने इन्फ्लेट कर देना है। तो सर 8% के हिसाब से तो कुछ नहीं करने लगा अब मैं, 195 इंटू 1.08। और ये अगेन एक्सेल है, इसमें जरा फायदा होता है इस चीज का, अगेन आई एम टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट, रॉयल्टी पेमेंट। सर बहुत आसान, उसने सेल के साथ अटैच किया हुआ रॉयल्टी को। और किधर है? ये देखें, एबीसी लिमिटेड वुड बी पेड द रॉयल्टी इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ सेल। सिंपल सा काम है, 3% ऑफ सेल। ठीक है जी, चले, तो 300 इंटू 3%, सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, अभी तक 0 और 1 के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि हम ऑपरेशनल बातें कर रहे हैं सारी की सारी, और ऑपरेशंस कब से शुरू हो रहे हैं? ईयर नंबर 2 से। चलें, सो लेट्स नाउ कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अगेन एक्सेल है, एक्सेल बड़ा एफिशिएंट है, बड़ा क्विक है और बड़ा हैंडी है। और इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द इसके ऊपर हैंड्स ऑन हो जाएंगे और बड़े फ्लुएंट हो जाएंगे इसके ऊपर। तो कुछ नहीं किया जी, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो कि आप क्लास में बैठ के अच्छा खासा टाइम लगाते हैं, फिर कुछ बच्चे बीच में एरर्स भी कर देते हैं, फिर हमें वेट करना पड़ता है, हम वेरीफाई करते हैं। तो एक्सेल साहब बड़े एफिशिएंट है, उन्होंने ठक करके मुझे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकाल के दे दिए। तो अब आगे मूव करते हैं और इन्वेस्टमेंट आइटम्स देख लेते हैं जी। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज बड़ा सिंपल, क्या कहता है? वर्किंग कैपिटल इंजेक्शन 15 मिलियन की रिक्वायर्ड है एट द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। सर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रही है ईयर 2 से, तो इसका आगाज कब होगा? एंड ऑफ ईयर 1। ये देखें, यहां से मुझे आउटफ्लो लेना पड़ेगा 15 मिलियन का। और इनफ्लो कब होगा? जब प्रोजेक्ट खत्म होना है। और सर कब है ये ईयर नंबर 6। सो ये बनता है आपका बिल्कुल उसी तरह से 5 ईयर्स के ऊपर ये स्प्रेड हुआ हुआ है। तो यहीं से ऐसे ही समझ लें जैसे एक 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, तो ये यहाँ पे 1 है ना, तो ये आमतौर पे ये 0 होता है, और ये जो ईयर 2 जो यहाँ पे है ये ईयर 1 होता है।
तो इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज है। चलें लैंड के बारे में बात करते हैं। शुरू में बात कर रहा था कि लैंड तो शुरू में ही जब मैंने ये एग्रीमेंट साइन करना है एबीसी लिमिटेड के साथ कि वो मेरी मदद करे, तो मैं यहाँ पे इस लैंड के ऊपर फैक्ट्री बिल्डिंग खड़ी करूँ और प्लांट इंस्टॉल करूँ, तो लैंड तो शुरू में इंगेज कर लेनी है, उसका आउटफ्लो शुरू में हो जाएगा। मार्केट वैल्यू कितनी है यहाँ पे मुझे उसने बताया था, ये देखें, द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹40 million। सर शुरू में आउटफ्लो कर लें और एंड पे इसका इनफ्लो हो जाएगा। और कितना इनफ्लो है जी, $70 million का। ठीक है। अच्छा उसके बाद कैपिटल कॉस्ट और डिस्पोजल वैल्यू ले लेते हैं। जी सर ये देखें, बिल्डिंग जो है उसकी मद में मैंने एडवांस पेमेंट कर देनी है 10 million की एबीसी लिमिटेड को एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। बाकी का जो 20 million का खर्चा है वो कब होगा, 1 year आफ्टर द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, और तभी कमर्शियल प्रोडक्शन ने शुरू होना है। लेकिन जहां तक प्लांट का ताल्लुक है उसका तो सारा आउटफ्लो कहाँ लिया जाएगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 year आफ्टर द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, और वो है मेरा ख्याल है 100 million। ये देखें यहाँ पे हमें कॉस्ट भी मिल रही है दोनों, 30 और 100। तो एंड पे हमें इसकी डिस्पोजल वैल्यू मिल जानी है। तो आए जी डिस्पोजल वैल्यू प्लेस करें सवाल के अंदर, और डिस्पोजल वैल्यू आप आगे इसमें मेंशन कर सकते हो। तो ये देखें 30 million का 50% डिस्पोजल वैल्यू है बिल्डिंग के लिए, और अगर मैं इसकी बात करूं प्लांट के लिए तो 100 का 10% है, यहाँ पे डिस्पोजल वैल्यू आ जाएगी 15 और 100। तो ये पॉइंट को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो बिल्डिंग की मैंने डिस्पोजल वैल्यू लेनी है या वैसे डेप्रिसिएशन लेनी है तो पूरी कॉस्ट ली जाएगी। पूरी कॉस्ट आपकी 30 million ही है। और डेप्रिसिएशन की अगर बात है तो ये तभी से डेप्रिसिएशन ली जाती है जब से ये अवेलेबल फॉर यूज है। अवेलेबल फॉर यूज हो रही है स्टार्ट ऑफ ईयर 2 यानी एंड ऑफ ईयर 1 से। ठीक है। और जाहिर है पूरी कॉस्ट के ऊपर हमने डिस्पोजल प्रोसीड भी अगर कैलकुलेट करनी है तो पूरी कॉस्ट पे करनी है, तो वो 30 million ही बनती है। ठीक है। तो लें सर, वंस इट हैज बीन कैलकुलेटेड लेट अस कंप्यूट द नेट कैश फ्लोज। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे लोन का कैश फ्लो है, लोन का इनफ्लो, लोन का आउटफ्लो, इंटरेस्ट चार्जेस हैं, लाइन आइटम लिखें और एक्सक्लूड कर दें। ठीक है। आप लोन की लाइन आइटम लिखें और उसमें कुछ भी मेंशन ना करें। इसी तरह से फाइनेंस चार्जेस की लाइन आइटम लिखें और उसमें कुछ मेंशन ना करें। और आप बेशक आप नीचे नोट में मेंशन करना तो कर दें कि हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में प्रिंसिपल की पेमेंट और इंटरेस्ट चार्जेस को इग्नोर करते हैं। अब आखिरी स्टेप हमारा रह गया और वो डिस्काउंटिंग का है। तो मैं ज़रा डिस्काउंटिंग ज़रा इसका अगेन यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प ले ली जाएगी एक्सेल की। और ये डिस्काउंटिंग का एक मामला आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बहरहाल आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एक्सेल। तो सिंपल 12% के ऊपर हर साल के लिए मैंने डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, आप टेबल से कर सकते हो। एंड नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यूज, and by adding all the present values I'm in a position to calculate net present value. तो सर the project's net present value is 280 million या 281 million कह सकते हैं somewhat। तो उमूमन हम लोग इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एंड पे कंक्लूजन दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम सवाल पढ़ें उसने बस ये कहा है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपसे कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं मांगा हुआ। तो यहाँ पे फिर हमारा कोई मार्क उसका नहीं होगा। You just had to calculate the net present value। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर रहा था, ये जो लाइन आ रही है ना कि मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड आफ्टर 5 years एस्टिमेटेड एट ₹70 million, ये आफ्टर 5 years से मुराद उसकी ये है कि आफ्टर 5 years ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड, यानी कि जो ऑपरेशनल पीरियड है ना, ऑपरेशनल पीरियड कौन सा है ये देखें, 5 year से क्या मुराद है, ये ऑपरेशनल पीरियड है। ये देखें सेकेंड ईयर से लेकर ईयर 6 तक। तो ये जो कह रहा है ना एट द एंड ऑफ 5 year, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझता हूँ वर्डिंग्स बेहतर हो सकती थी। ये कह सकता था एट द एंड ऑफ 6 year, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट ही कह देता, वरना 5th ईयर का एक बच्चे को ना एक कंफ्यूजन रहेगी। मैं समझता हूँ कि कंफ्यूज हो गया होगा मे बी बच्चा के ईयर 5 के एंड में पता नहीं इसको लेना है। लेकिन आप खुद सोचें, जैसे मैंने तो अब एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये जो आपका प्रोजेक्ट का अप्रेजल पीरियड होता है दैट इज बेसिकली द ऑपरेशनल टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 5 years है तो 5 years का ऑपरेशनल पीरियड की हम बात कर रहे होते हैं। तो हमारा इस दफा इस सवाल में ऑपरेशनल पीरियड शुरू ही ईयर 2 से 6 तक है। तो उसने जो यहाँ पे ईयर 5 लिखा हुआ है ना, ये ईयर 5 ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड है, दैट इज ईयर 6 टेक्निकली। तो हमने भी इसका जो मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ली है वो एंड पे जाके ली है 70 million, लेकिन इसका आउटफ्लो हमने शुरू में ले लिया था 40 million, और 70 million एंड पे इनफ्लो है।